उम्मीद करो सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो आरपीएससी ने सबसे बड़े एग्जाम का आयोजन कराया था, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन में सबसे बड़ा एग्जाम आरपीएससी का। तो क्वेश्चन आप सबके सामने थे। पेपर का लेवल आसान तो था नहीं। 5-7 क्वेश्चन देखने से लगेगा हाँ सर क्या है पेपर आसान आया था। तो पेपर देख रहा है उसे पता है भाई। बच्चे कह रहे हैं क्या सर 36 क्वेश्चन सही हो जाए तो ही बहुत बड़ी बात है क्या, 36% ले आए तो किस प्रकार से एग्जाम का लेवल था, क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जिनको ये लगता है कि सर हमारे तो 36 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे तो उनके लिए तो यही कह सकता हूँ ब्रह्मास्त्र पढ़ लो, सबसे छोटी किताबें हैं। 44-45 क्वेश्चन तो केवल मैं ब्रह्मास्त्र से दे दूंगा। आपके एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट अफेयर को छोड़ दूं, इकोनॉमिक्स को छोड़ दूं, तो मैं 60 क्वेश्चन आप सबके सामने लेकर आया हूं। 60 क्वेश्चन में से सर ब्रह्मास्त्र में क्या रिजल्ट दोगे? 80% मान के चलो। आरपीएससी का एग्जाम है जिसकी मेरिट ही 40% रहती है, जिसकी सीटें खाली चली जाती हैं। वहां पर अगर 50-50 पेज की किताबें आपको अगर 80% रिजल्ट दे रही हैं तो और क्या चाहिए आपको? बहुत बड़ी बात है। प्रत्येक एग्जाम के बाद में अपन ब्रह्मास्त्र का तहलका लेके आते हैं, ठीक है। तो हाँ, उम्मीद करो सारा बढ़िया होगा, ठीक है भाई मुकेश। देख लेते हैं किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी आजकल ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि आरपीएससी 40% ही लाने नहीं दे रही है। कर्मचारी चयन बोर्ड 80% से ऊपर मेरिट लगा रहा है। चलो देखते हैं भाई, क्वेश्चन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान भूगोल की बात करते हैं। 26 क्वेश्चन आप सबके सामने थे राजस्थान भूगोल के। हाँ, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं भाई, इस प्रकार का पेपर नहीं था कि तुम मतलब 36 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाओ। इतना तो था। मुझे नहीं पता है कि तुम्हारे 36 क्वेश्चन कैसे सही नहीं हो रहे हैं। लगभग यानी कि 90% बच्चे यही कह रहे हैं कि हमारे तो 36 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे हैं। अब मैं आप सबके सामने देख लो, 24 क्वेश्चन तो यहीं से दिखा दूंगा मैं, राजस्थान भूगोल के। और फिर तुम्हारे सामने कितने क्वेश्चन और बच गए? 75 क्वेश्चन और बच गए। क्या तुम 10 क्वेश्चन से नहीं कर सकते 75 में? भूगोल के अंदर ही सही कर दोगे। चलो विकल्प पेपर हुआ था, थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। एक तरफ आपके परियोजनाएं दे रखी हैं, दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं। सारे के सारे मैंने चारों के चारों स्थान लिख रखे हैं। पेज नंबर 73 के ऊपर जाना, सारे के सारे स्थान आपको मिल जाएंगे और सेम टू सेम यहीं से उठाया है। ये आपका मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क रहा बोरानाडा के अंदर, ये आपका स्पोर्ट्स फूड एंड टॉय जोन रहा कुसखेड़ा के अंदर, और ये आपका इंटीग्रेटेड रिसोर्ट रिकवरी पार्क रहा जम्मू रामगढ़ के अंदर, और इसके आगे एक और लिखा हुआ है एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन, ये इस साइड में लिखा हुआ है। पेज के अंदर ही मैंने थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लिया, यहाँ पर लिखा हुआ है, चारों के चारों लिख रखे हैं। आपको केवल इसमें से एक दो पता थे ना, तो भी आपका राइट आंसर आराम से निकल जाएगा। ओके भाई, सुमेलित करना है भाई। एक भी आपको पता है कि सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है तो भी आप राइट आंसर कर दोगे। सबसे पहले चलो चावल की बात कर लो। चावल सर्वाधिक कहां पर होता है? सर बूंदी में होता है। बस आपका राइट आंसर निकल जाएगा। चावल सर्वाधिक होता है बूंदी में, मतलब फर्स्ट में आएगा सी, फर्स्ट में सी आती है, आपका राइट आंसर ये रहा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चले, बाजरा अपने बाड़मेर में हो जाएगा। कौन सा दर्रा सिरोही और गोगुंदा को जोड़ता है? वैसे इसमें गलत लिख रखा है, ये हाथी गुड्डा नहीं होता, ये हाथी दर्रा है भाई, हाथी गुड्डा नहीं है, हाथी दर्रा है। ये उदयपुर के अंदर है। यह पिंडवाड़ा सिरोही से उदयपुर की ओर जाने वाले मार्ग के ऊपर है। और यहाँ पर ये जिन्होंने हाथी गुड्डा की नाल दे रखा है ना, ये अपने कुंभलगढ़ किले के पास में है, जो पाली और राजसमंद को जोड़ने का काम करता है। और पैसे ऑप्शन के हिसाब से बात करें, हाथी हाथी नाम मिला होगी, तो आप इस 4 नंबर को राइट आंसर कर सकते हो। बाकी ये सही नाम नहीं है, हाथी गुड्डा नहीं होगा, यहाँ पर हाथी दर्रा होगा। हाथी गुड्डा की नाल एक अलग दर्रा है, ठीक है। 2023 में जो शीर्ष निर्यात वाली वस्तुएं हैं उनके अंदर सबसे पहले आती है इंजीनियरिंग की वस्तुएं, मतलब अभियांत्रिकी वस्तुएं। 1 नंबर पर यही हो जाएगा। 2 नंबर पर रत्न आभूषण होगा, 3 पर धातुएं है, 4 पर कपड़ा, 5 पर हस्तशिल्प है। अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग वस्तुएं। आगे चलते हैं। अच्छा, आपको सोलर वाले पार्क बताने थे। सोलर पार्क कहां पर लगे हुए हैं, सोलर वाले स्थान कहां कहां पर हैं, ठीक है। तो सोलर पार्क इसमें आपको 2 दे रखे हैं, एक तो बड़ला है, एक आपके फतेहगढ़ है जैसलमेर के अंदर। ये पेज नंबर 106 पर मिल जाएंगे। और बाकी देवगढ़, सोडा, जैसलमेर के अंदर भी है, पवन ऊर्जा वाले हैं। सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
मानसून के मौसम में जून सितंबर में 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा कहां से गुजरती है, ये पेज नंबर 16 पर रहा। और ये पूरा का पूरा मैप दे रखा है। 10 सेंटीमीटर ये रही, 20 सेंटीमीटर ये रही, 30 सेंटीमीटर ये रही, और ये आपकी 40 सेंटीमीटर रही, जो आपकी शुरू हो जाती है झुंझुनू, सीकर, अजमेर, जयपुर, राजसमंद की तरफ। ये आपकी 40 सेंटीमीटर रही, सीधी की सीधी। शुरुआत के दोनों जिले पूछ रखे हैं, झुंझुनू और सीकर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस सिंचाई परियोजना में केवल ड्रिप फुहारा सिंचाई पद्धति के द्वारा सिंचाई की जाती है? बहुत इजी है, नर्मदा नहर परियोजना। बहुत इजी है, तो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। पहली सिंचाई परियोजना है जहां पर फुहारा पद्धति के द्वारा, ड्रिप सिंचाई के द्वारा यहाँ पर सिंचाई की जाती है। ये एकदम वैसे क्वेश्चन पूछ लिया भाई, 10 रुपए का बिस्कुट कितने में आता? 10 रुपए में आता है भाई। तो सीधा सा पूछ लिया अभी का, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BSHW प्रकार के जलवायु कहां पर पाई जाती है? तो BSHW जलवायु BSHW के अंदर ही पाई जाती है। ओके, ये तो फोकट के नंबर है। एरिडिसोल मृदा कहां पर पाई जाती है? चूरू झुंझुनू में पाई जाती है एरिडिसोल मृदा। ये आपका रहा एरिडिसोल मृदा, जो कहां पर पाई जाती है? चूरू सीकर झुंझुनू के अंदर पाई जाती है। 4 नंबर इसमें राइट आंसर होगा। एंटीसोल पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। कौन सा जिला और जिलों का युग्म सम्मिलित नहीं है? टोरडी सागर टोंक के अंदर है, और एक कौन सी दे रखी है? बुध झील, ये अपने जैसलमेर के अंदर है। ओके भाई। जापानी बाह्य व्यापार संगठन है, जापानी पार्क, जापानी जोन कहां पर लगे हैं? नीमराणा के अंदर लगे हैं, यहां पर ये स्थापित किए गए हैं। इजी प्रश्न था। आरक्षित वनों का परसेंटेज 56.55%। तो इसके अंदर अगर राइट आंसर करोगे तो 3 नंबर आपका राइट आंसर निकलेगा। लूणी बेसिन अथवा गोडवाड़ क्षेत्र में कौन सा जिला समूह सम्मिलित है? सबसे पहला ये आपका गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन। इसमें आपका पाली जिला आता है, जालोर आता है, और एक आपका दे रखा है बिलाड़ा, जोधपुर जिले में फैला हुआ है। तो जोधपुर, पाली, जालोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहली लाइन ये है, गोडवाड़ प्रदेश लूणी बेसिन, पेज नंबर 8 पर मिलेगा। ओके, हैप्पी बर्थडे। मेरा कोई बर्थडे नहीं है भाई। 2011 में राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता कितनी है? 61.44%। ये 61.44%। हाँ, राजस्थान के कितने जिलों की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 50% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की थी? ये रही सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति परसेंट वाले जिले। बांसवाड़ा की 50% से ज्यादा है, डूंगरपुर की 50% से ज्यादा है, प्रतापगढ़ की 50% से ज्यादा है। 3 जिले हो गए। उदयपुर की 50% से कम है। कितनी है सर? 49.71% है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर अनुसूचित जनजाति का जो परसेंटेज है वो 50% से ज्यादा है। सबसे छोटी अपनी आती है राजस्थान भूगोल की किताब, 100 पेज की किताब लेके घूम रहे हैं, देख लो। सबसे बड़ा एग्जाम था तुम्हारा प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ो, पढ़ते हो तुम, इतनी याद रहती हैं, इतनी, फिर कहते हो सर 36 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे। इतनी सी ब्रह्मास्त्र है, इतनी पढ़ लोगे ना तो पूरी की पूरी याद हो जाएगी, पूरी की पूरी क्वेश्चन सही करके आओगे। बड़ी किताबों के पीछे घूमते रहो, ठीक है, अच्छी बात है। भारत में बाजरा उत्पादन में सीधी सी बात है राजस्थान का देश में पहला स्थान है। इसीलिए तो 36 नंबर नहीं आते, 36 क्वेश्चन सही नहीं होते। बड़ी 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 चीजें हैं। मैं यहां से 45 क्वेश्चन देके चला जाऊंगा तुम्हें, 10-12 क्वेश्चन को छोड़ दूं ना 60 में, 45 से ऊपर ही दूंगा। 60 क्वेश्चन लेके आऊं तुम्हारे सामने, 10-12 क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन यहां से देके जाऊंगा। 60-60 पेज की किताबें हैं, और बात है प्रोफेसर लेवल की। चलो भाई, आइए सीधी की सीधी रही आपकी RCB 911, ये रहा। इसके बाद में जस्ट अगला है RHB 30। ये आपका कौन सा पेन हो गया? ये आपका RCB 911 रहा, ये RHB 30 रहा, ये राज 171 रहा। केवल 3 ही नाम लिखे हैं, 4 नाम लिखे हैं, 3 नाम यहां से पूछ लिए हैं। भर के कंटेंट थोड़ी देना, याद ही देने होंगे। चलो, विश्व पशुधन के अनुसार राजस्थान किस पशुधन समूह में देश में पहले स्थान पर है? ये रहा राजस्थान ऊंट बकरी गधों के मामले में पहला स्थान रखता है, पेज नंबर 99 के ऊपर रहा, ऊंट बकरी गधों के मामले में। अरावली की चोटियों पर विचार करो। जो दक्षिणी अरावली की चोटियां हैं वो आपको देखनी है, आपकी सारी की सारी मैंने दक्षिण अरावली की चोटियां लिख रखी हैं। डी और डी राइट आंसर हो जाएगा, चलगढ़ और दरगाह। ये आपके चलगढ़, ये आपकी जरगार, ये लगातार दोनों यहां से देखने को मिलेंगी।
निम्नलिखित जिलों में किन में सूखे की पुनरावृत्ति 8 साल में एक बार होती है? राजस्थान में सूखे की पुनरावृत्ति 8 साल में एक बार सूखा पड़ता है, भरतपुर और धौलपुर के अंदर। पेज नंबर 109 के ऊपर रहा, ठीक है, लास्ट पेज ये रहा, धौलपुर और भरतपुर के अंदर। सुमेलित ग्रहण थे, कोई हार्ड नहीं था। सांबर झील, हाँ, वासुदेव चौहान ने बनाई थी, सही बात है, इतिहास ही कहते हैं, बाकी एक प्रकार से उसको कृत्रिम झील मानते हैं। ओके, मैं थाली पर काम चल रही है कि बताऊं, बड़ो टाइम लाग रहा है। भी तो किताबों पे काम चला है, तो हिंदी पे चल रहा है, मैथ वाली पे चल रहा है, दोनों किताबें इस मंथ में आपको देखने को मिलेंगी। सुमेलित करना था, कर दोगे इसमें तो संरक्षित क्षेत्र सारे के सारे दे रखे हैं अपन ने, कंजर्वेशन जो सब लिख रखे हैं पेज नंबर 58 के ऊपर, सुमेलित कर देना। ये आपको उम्मीदगंज राकोटा के अंदर एक सुमेलित कर दोगे तो नहीं आएगा, रणखार कर दो, जालोर में दो तो करते राइट आंसर आई जाएगा, बस ठीक है। तो किचन फलोती हो जाएगा, बालेश्वर नीम का थाना हो जाएगा। लूणी नदी के जल प्रदूषण का कारण क्या है? अभी लूणी नदी का जल प्रदूषण हो रहा है रंगाई छपाई के कारण, लूणी नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। राजस्थान में वन स्टॉप शॉप सुविधा यह सुनिश्चित करती है कि निवेशकों को आवश्यक सभी अनुमतियां और अनुमोदन एक ही मंच से मिल सके। बिल्कुल ये रही वन स्टॉप शॉप। सिंगल विंडो क्लीन सिस्टम को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले उद्यमियों को एक ही छत के नीचे आवश्यक मंजूरी मिल सके। ये आपकी वन स्टॉप शॉप रही। इसके अंदर केवल ये सत्य है। दूसरा कथन इसके जस्ट पीछे लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो। इसका जो गठन है वो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नहीं किया गया है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। ये आपका गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने आउट ऑफ बुक माना है, हालांकि इकोनॉमिक्स का है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा कर सकते हो। 50-50 तो मैं ही दे दूंगा, फिर भी इतनी छोटी के हिसाब से कैसे दोगे सर? एक लाइन लिखी होगी, दिसंबर 2024 तक राजस्थान में ऊर्जा की अधिस्थापित क्षमता 24,325.19 मेगावाट थी। पहला कथन ये, आपको ऊर्जा के बारे में नए कथन देखने हैं। ये रहा, दिसंबर 2024 तक राजस्थान के अंदर जो विद्युत ऊर्जा की जो अधिष्ठापित मतलब उत्पादन क्षमता थी ना, वो थी 26,325.19 मेगावाट। पहला हो जाएगा गलत, मतलब एक कथन क्या है, गलत है। एक कथन गलत है भाई। ए सही है, नहीं सर ए गलत है। ए और डी सही है, नहीं सर ए गलत है। अब आपके सामने दो ऑप्शन बचते हैं, और जब भी आप 50-50 के ऊपर आ जाते हो तब आपको आंसर करके आना होता है, एक बटा 3 नेगेटिव मार्किंग हो। एक कथन से अपन ने दो ऑप्शन को डिलीट कर दिया। मेरे पास में केवल एक ही कथन है, दोनों कथन नहीं है, और मैं इस क्वेश्चन को भारी मान रहा हूं। कौन सा सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन को आउट ऑफ बुक मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि यहां पर मैंने सेल्सियस अर्थ का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया किताब के अंदर। या सेल्सियस जो आपका खनिज है वो कहां पर पाया जाता है, तो इस हिसाब से मैं क्वेश्चन को आउट ऑफ बुक मान रहा हूं। और ये राजस्थान पर्यटन निकाय नीति पहली बार किस वर्ष में शुरू की गई थी, ये भी आपको आउट ऑफ बुक देखने को मिलेगा। किसी किताब में नहीं मिलेगा। 2007 नहीं है, कई किताबों में आपको 2015 मिलेगा, 2015 नहीं होगा। राइट आंसर 2007 होगा। 2007 में पहली बार राजस्थान पर्यटन निकाय नीति लाई गई थी। मैंने नई वाली लिख रखी है, तो नई पर्यटन निकाय नीति आई थी ना, वो मैंने किताब में लिख रखी है, लेकिन वो नहीं पूछी गई है। पूछी क्या? पहली वाली पूछी 2007 में आई थी, 2015 के अंदर कुछ बदलाव किए गए थे, तो 2007 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये अपने भाई 2-3 क्वेश्चन है अपनी किताब से आउट ऑफ बुक है। ये 26 क्वेश्चन मैं आप सबके सामने राजस्थान भूगोल के लेके आया था। आगे चलते हैं, बात करते हैं राजस्थान की कला संस्कृति की। 10 में से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कुंडी वाद्य है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र? जब आप ताल और अवनत वाद्य यंत्र पढ़ते हो तो वहां पर आपको एक वाद्य यंत्र पढ़ने को मिलेगा, कुंडी वाद्य यंत्र। क्लास के अंदर मैंने इसकी फोटो भी दिखाई थी और तुम्हें बजाकर भी दिखाया था। अगर तुमने क्लास देखी है तो मैंने इस वाद्य यंत्र को बजाकर भी दिखाया था। सिरोही के अंदर ग्रासिया जनजाति इस वाद्य यंत्र को बजा रही है, हर वीडियो दिखाया था मैंने, क्लास के अंदर दिखाया है। जिसने कल्चर पढ़ी हुई वो बता देगा हाँ सर कुंडी वाद्य यंत्र किस प्रकार का दिखता है। कौन से गुण सम्मिलित नहीं है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, सही बात है। ये आपकी पीर सदरुद्दीन की दरगाह रही रणथंभौर के अंदर। गागरोन में संत मीठे साहब की दरगाह जो कई बार पूछी गई है, संत हमीउद्दीन चिश्ती मतलब मीठे साहब की दरगाह है। जालोर में संत मीरान साहब की दरगाह नहीं है, ये अपने कहां पर है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। तो आपका केवल सी कथन है वो गलत हो जाएगा, बाकी पहले और दूसरे कथन सत्य हैं।
किस लोक देवता के द्वारा रावजोधा को सहायता का वचन दिया गया और आशीर्वाद स्वरूप उन्हें एक कटार भेंट की गई थी? हड़बूजी सांखला। हड़बूजी के आशीर्वाद से रावजोधा ने मंडोर के ऊपर अधिकार किया था, हड़बूजी ने इनको कटार दी थी। ये मैंने ऑप्शन में लिख रखा है, आराम से कर सकते थे। ये कई बार पूछा गया। कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा रचना नहीं लिखी गई अलेखु हिटलर किसकी असर है? विजयदान देथा की है। विजयदान देथा जिनको बिजी कहते हैं, राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं, इनकी रचनाएं हैं बातारी, फुलवारी, बापू के तीन हत्यारे, उलझन, चौधरी की चतुराई, मारो बदलो, ये आप करा अलेखु हिटलर, रणदास चोर रुख है, ये सब रचनाएं विजयदान देथा की हैं। आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ढोल नृत्य कहाँ का है? पहली लाइन है जालोर का नृत्य है, आप देख सकते हो ढोल नृत्य बजाया जा रहा है भाई। 18वीं शताब्दी में मीरबख्श, अगर आपको पता है कि मीरबख्श चित्रकार कहाँ का है तो आराम से कर दो, उनियारा का है। बस हालांकि सीधा नहीं लिख रखा, अगर राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी का चित्र बनाया है। उनियारा शैली में केवल 2 ही लाइन है, जयपुर और बूंदी शैली का ये मिश्रण है, और इसके जो चित्रकार उनका नाम है धीमा मीरबख्श। तो मीरबख्श चित्रकार कहाँ का होगा सर? उनियारा शैली का होगा। ठीक है, ये तो है नहीं कि भाई का उनियारा चित्र भाई का मीरबख्श है वो दूसरी शैली से जुड़ा हुआ कलाकार होगा। सब शैली के अलग अलग कलाकार होते हैं, तो बस ये आपको कलाकार ध्यान रखने, केवल 2 ही लाइनें हैं उनियारा शैली की। और ये जो मीरबख्श कलाकार है ये किसकी है भाई? उनियारा शैली की है। आपका क्वेश्चन यहां से आराम से नहीं हो सकता है। मल्लागिरी, मल्लागिरी कह देते हैं, मल्लगिरी कहते हैं, इसका संबंध है किस हस्तकला से है? मल्लेगिरी बोल दो, मल्लागिरी बोल दो, कई रंगों के मिश्रण से कपड़ा तैयार किया जाता है, ये होती है आपकी मल्लागिरी। ठीक है, इसको मल्लेगिरी बोल देते हैं। तो मीनाकारी नहीं होगी, मीनाकारी अलग है, धातु कला नहीं है, ब्लू पोट्री नहीं है, रंगाई, मतलब कई रंगों के मिश्रण से कपड़ा तैयार किया जाता है। इसमें भूरे रंग की प्रधानता होती है, कपड़े लंबे समय तक सुगंधित रहता है। कर दोगे आराम से? 3 बातें लिख रखी हैं। महाराजा राम सिंह सेकंड की अंगरखी अभी तक सुगंधित है, मतलब कपड़े के ऊपर रंगाई का काम होता है, कई प्रकार के रंगों का मिश्रण होता है। ये क्वेश्चन आपको सीधा तो नहीं मिलेगा भी, किसी किताब में नहीं मिलेगा। थोड़ा सा अगर लगाओ अनुमान तो कर सकते हो। दादू जी के बाद में 5 शाखाएं बनी थी, इसमें पूछ लिया आचार्य मिस्कन दास जी दादू पंथ की किस शाखा के संत थे? खालसा शाखा, जिसका प्रारंभ किया था गरीबदास जी ने। गरीबदास जी दादू पंथ के उत्तराधिकारी थे और दादू जी के पुत्र थे। दादू जी के दूसरे पुत्र थे मिस्कन दास जी, जो इसी शाखा से जुड़े हुए थे। हालांकि मैंने डायरेक्ट लाइन नहीं लिख रखी है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आउट ऑफ बुक मान रहा हूं। डायरेक्ट लाइन कहीं देखने को नहीं मिलेगी। कुर्मवश यश प्रकाश अथवा लावारसा नामक ग्रंथ के रचिता कौन है? कवि गोपाल दान, आउट ऑफ बुक है। कौन सी विधा राजस्थानी गद्य साहित्य में शामिल नहीं है? छप्पे, ये भी किताब से आउट ऑफ बुक है। ओके, ये आपके 2 क्वेश्चन इसके अंदर आउट ऑफ बुक है। राजस्थानी इतिहास की बात कर लेते हैं। राजस्थानी इतिहास के अंदर 9 में से 6 क्वेश्चन देखने को मिले। किस शासक के द्वारा 9 मुसलमानों को आश्रय देना दिल्ली सुल्तान से युद्ध का कारण बना था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का कारण है। अमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मीर मोहम्मद शाह और केबरू को शरण दी थी। इससे नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर के ऊपर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, किस राज्य के शासक ने मुगल शहजादा कामरान को परास्त किया था? बिट्ठू सुजा का ग्रंथ है राव जेठ सिरोचंद, उसमें एक जानकारी मिलती है कि बाबर के पुत्र कामरान ने 1534 में बटनेर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, तो राव जेठ सिंह ने दोबारा से आक्रमण करके बटनेर किले को जीत लिया था। ये अपने बीकानेर के इतिहास में अपने को जानकारी मिल जाएगी, पेज नंबर 17 के ऊपर। अब 60 पेज की पूरी किताब है इतिहास की। 1580 के अंदर अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध रहीम जी को भेजा था, बिल्कुल सही बात है। अब्दुल रहीम खान खाना का आक्रमण होता है 1580 के अंदर। इसके बाद में दिवेर का युद्ध होता है 1582 के अंदर। अकबर के काका थे सिरिमा सुल्तान खां, इन्होंने दिवेर में शिविर लगा रखा था, और महाराणा अमर सिंह ने भाले सहित सिरिमा सुल्तान खां को मार दिया था। ये दोनों की दोनों बातें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो दोनों बातें सत्य हैं। 98 के युद्ध में आमेर के शासक ने महाराणा सांगा का साथ दिया था, वो था आपका पृथ्वीराज कछुआ। ये तीनों के तीनों सुमेलित हैं, यहाँ पर लिख रखे हैं भाई। खुशहाल सिंह की सहायता करने वाले ठिकानेदार कौन थे? आसोप के शिवनाथ सिंह थे, अलेनियावास के अजीत सिंह थे, गुलर के बिशन सिंह थे, लांबिया के पृथ्वी सिंह थे। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपस में सुमेलित कर रखे हैं। वर्ष 1934 में वर्धा में सिरोही राज्य प्रजामंडल की नींव रखी गई थी, गलत बात है। 1934 में सिरोही के युवकों ने बंबई प्रजामंडल के गठन का प्रयास किया था। कहां पर किया था? बंबई के अंदर इसका प्रयास किया था। तो एक बात तो गलत हो जाएगी।
दूसरी अपनी किताब से देखने को नहीं मिलेगी। भीमाशंकर शर्मा ने सिरू संदेश नामक पाक्षिक अखबार निकाला था। भीमाशंकर शर्मा थे जब 1934 के अंदर ये अपने बंबई के अंदर सूर्य प्रजामंडल के गठन का प्रयास किया गया, उस समय सबसे पहले भीमाशंकर शर्मा को अध्यक्ष बनाया जाता है और सूर्य के अंदर जो भी घटनाएं चल रही थी इसका इन्होंने जो बखान किया था अखबार के माध्यम से, उसका नाम था सूर्य संदेश। इस अखबार के माध्यम से जनता में जागृति लेकर आए थे, सूर्य प्रजामंडल की घटनाओं को इसमें जागरूक किया गया था। दूसरी बात आपकी सत्य हो जाएगी। मीरा, सावित्री, कमला, सुकृति देवी है वो किस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई थी आउट ऑफ बुक है, मुझे भी इसका आंसर पता नहीं। ये थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूं, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, ये जब आंसर की आएगी तब थोड़ा पता चलेगा। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दिया करो दूर से ही। क्या बागोर सभ्यता से संबंधित पूछ रहा है, क्या कार्टेज एवं चर्ट शिप बनाए गए थे, ठीक है, राम के साम बागोर ये सुलेन उपकरणों का एक समर्थ स्थल था। 2-3 क्वेश्चन आगे इस प्रकार के। सिद्धांत सार कौस्तुभ नामक ग्रंथ की रचना की थी जगन्नाथ ने, स्वाई जय सिंह के दरबारी कवि थे। राजस्थान की राज्य व्यवस्था के अंदर 14 में से 11 क्वेश्चन आए हैं। 1-2 क्वेश्चन है वो नहीं ले, जैसे जन सूचना पोर्टल है वो अपनी किताब के अंदर नहीं है। सूचना संपर्क विभाग का क्वेश्चन था वो भी मैंने किताब के अंदर ऐड नहीं किया है। एक करंट अफेयर का था वो मैंने ऐड नहीं किया है। तो 2-3 क्वेश्चन इसके अंदर मैंने ऐड नहीं किए, ठीक है। और ये देख लो भाई, अगर इस किताब को तुम हाथ में लेते हो ना तो भी तुम्हें शर्म आएगी यार, 50 पेज की तो क्या ही किताब पढ़ेगा, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। 14 में से 11 आ रहे, मैं कह रहा हूं 10 तो तुम सही करके आ ही सकते हो आराम से। लोकायुक्त को हटाने के संबंध में कथनों के ऊपर विचार करना है, करो भाई विचार। उसे केवल कदाचार असमर्था के आधार पर राज्यपाल द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। ये रहा पेज नंबर 45-46 पर, पद से हटाना, ठीक है। वर्णित प्रावधानों के तहत कदाचार और असमर्था के आधार पर राज्यपाल के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, मतलब पहली बात तो सत्य है। दूसरी कह रहा है ऐसे मामले में जांच करवाई जाएगी। दूसरी लाइन ये, हटाने से पहले राज्यपाल ऐसे व्यक्ति से जांच करवाएगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या किसी उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो। आगे ये लिख रखा है और यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया, किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। इसमें केवल कथन पहला सी होगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के किन विषयों पर स्व संज्ञान कार्रवाई कर सकता है? बड़ा इजी क्वेश्चन था, थोड़ा कर सकते हो तुम। ये सारे के सारे राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य रहे, क्या क्या काम कर सकता है। पारिस्थितिकी असंतुलन, भाई पर्यावरण के अंदर असंतुलन चल रहा है, इसको लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग का कोई भी लेना देना नहीं है। राज्य मानवाधिकार आयोग है वो मानव के अधिकारों से संबंधित सारे के सारे काम करता है। ये मैंने पूरे के पूरे कार्य क्षेत्र लिख रखे हैं जिसके ऊपर वो मानव के अधिकारों के उल्लंघन होने पर स्वतः संज्ञान ले सकता है। जो पीड़ित है उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका के ऊपर जांच शुरू कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पर्यावरण में संतुलन चल रहा है और उसके ऊपर वो खुद संज्ञान ले लेगा। तो मानव के अधिकारों से संबंधित है वो संज्ञान लेगा। तो इसमें अगर आप केवल 3 नंबर काट दोगे ना तो आप आराम से कर दोगे। 3 नंबर काटो, 3 नंबर काटो, 3 नंबर काटो, आपका राइट आंसर 4 नंबर निकल जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल और उनके द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई हुए मुख्यमंत्रियों के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। मोहनलाल जी सुखाड़िया जब मुख्यमंत्री बनते हैं उस समय उनको शपथ संपूर्णानंद जी नहीं दिलाते हैं। मोहनलाल जी सुखाड़िया बनते 1954 से 1971 के समय। जब 1954 में बनते ना उस समय थे अपने स्वाई मान सिंह जी राज प्रमुख, उसके बाद में थे श्री गुरुमुख जी निहाल सिंह जी, ठीक है। तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चारों की चारों दे रखी हैं राज्य। इसके अंदर आपको ये देखना था कि संवैधानिक संस्थाएं कौन से, संवैधानिक संस्था जिनका संविधान में जिक्र किया गया है, संवैधानिक संस्था देखनी थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग बिल्कुल संवैधानिक संस्था है। इसके बाद में राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, राज्य वित्त आयोग और लोकायुक्त है। इसके अंदर आपको कौन सी देखने, संवैधानिक संस्था। सबसे पहले तो आ जाओ राज्य मानवाधिकार आयोग, सीधी सीधी लाइन लिख रही है, राज्य मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक मतलब वैधानिक निकाय है, अर्थात यह संवैधानिक निकाय नहीं है। ये देख लो भाई, राज्य मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक मतलब वैधानिक निकाय है, विधि के द्वारा कानून के द्वारा बनाया गया है, संवैधानिक निकाय नहीं है, संविधान में जिक्र नहीं किया गया है। फिर यह रहा लोकायुक्त। लोकायुक्त वैधानिक मतलब सांविधिक तथा सलाहकारी संस्था है। ये भी देखो सांविधिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, विधि के द्वारा बनाया गया है, कानून के द्वारा बनाया गया, संविधान में इनका जिक्र नहीं था। और बाकी ये तीनों के तीनों आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके अंदर 1, 2 और 4 है वो संवैधानिक संस्था है, बाकी ये 2 नहीं है। तो आप सबके सामने है। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के उस समूह को पहचानिए जिन्होंने यह पद केवल 2 बार ग्रहण किया था। ये पेज नंबर 13 पर
2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं शिवचरण जी माथुर, वसुंधरा राजे और जयनारायण व्यास। यहां से उठा के सीधा कॉपी पेस्ट कर दो। न्यायमूर्ति जीएस वर्मा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। उन्होंने केवल एक बार राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल के रूप में कार्य का बिल्कुल गलत बात। इन्होंने 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम किया था। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में उनकी पदोन्नति राजस्थान उच्च न्यायालय से हुई है, ये रहा। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनका स्थानांतरण सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर किया गया। राजस्थान के 2 ही ऐसे न्यायाधीश, एक तो कैलाशनाथ जी वाचू, एक अपने जीएस वर्मा, जिनका स्थानांतरण भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किया गया है। तो ये बात सही है। पहली बात आपकी गलत हो जाएगी, एक आपको त्रुटिपूर्ण कथन पहचानना था। राजस्थान लोक सेवा के सदस्य के कार्यकाल के संबंध में आपका कौन सा कथन सही है, पहले ऐसे हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों कथन भी आपको किताब में देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं किताब में नहीं मिलेंगे, केवल मैं आंसर निकाल रहा हूं जिससे तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। अनुच्छेद 316 अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है, जो भी पहले हो। तो ये रहा, सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद धारण करता है। तो बस आपको कथन सही देखना था, पहला कथन सही है। राजस्थान में मंत्री परिषद के संबंध में आपको कौन सा कथन सही नहीं लगेगा? तीनों के तीनों कथन अपनी किताब में दे रखे हैं, तीनों के तीनों कथन सीधे सीधे तीनों के तीनों कथन दे रखे हैं, और ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तीनों के तीनों कथन सही हैं। ओके, राज्य मंत्री परिषद के बारे में पूरी चर्चा की गई है। इनका मुख्यमंत्री होगा, नियुक्ति राज्यपाल करेगा, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद के ऊपर ये बने रहेंगे, 15% का आंकड़ा रहेगा, अधिकतम 30 हो सकते हैं, न्यूनतम 12 हो सकते हैं। ये सारी की सारी बातें यहाँ पर लिख रखी हैं। 12 से कम नहीं होगी, 30 से ज्यादा नहीं होगी, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ये देख लो, पहला कथन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अपने मंत्री परिषद में जनजातीय कल्याण का भार साधक एक मंत्री होगा, ये ऐसा नहीं लिख रखा। कौन राजस्थान राज्य विधानसभा में 4 बार विपक्ष के नेता रहे हैं? लक्ष्मण सिंह जी, पेज नंबर 8 ये रहा। तीसरी विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता थे लक्ष्मण सिंह जी, चौथी के अंदर थे लक्ष्मण सिंह जी, 5वीं के अंदर थे लक्ष्मण सिंह जी, छठी के अंदर थे लक्ष्मण सिंह जी। लगातार 4 विधानसभाओं के अंदर जो विपक्ष के नेता है वो है लक्ष्मण सिंह जी। यदि राजस्थान विधानसभा का कोई सदस्य अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देता है तो नियमानुसार राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कितनी समय सीमा में त्याग पत्र स्वीकार करने तो बाध्य है। यह सदस्य के स्थानों का त्याग पत्र पूरा का पूरा डिटेल से लिख रखा है। यहाँ पर कोई भी समय सीमा की बात नहीं की गई है। समय सीमा कोई निश्चित नहीं है कि इतने दिन में अपने विधानसभा अध्यक्ष को त्याग पत्र स्वीकार करना होगा, कोई भी बात नहीं। पूरी डिटेल से मैंने यहाँ पर चर्चा कर रखी है, देख लो, 50 पेज की किताब है। ये आ जाओ भी, ये देखो एकदम साधारण क्वेश्चन था, इसको तुम आराम से कर सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करो, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि राजस्थान में वार्ड सभा का निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं है? वैसे किसी किताब में नहीं मिलेगा। अगर तुम कहो सर हमें तो लाइन टू लाइन मिला के दो, तब तो किसी किताब में नहीं मिलेगा। ऑप्शन पढ़ो कभी, वार्ड सभा क्या काम नहीं करती है? विकास स्कीमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करना, ग्राम विकास अधिकारी पर नियंत्रण करना। क्या वीडियो के ऊपर ग्राम सभा नियंत्रण कर सकती है? ग्राम विकास अधिकारी पर नहीं कर सकती सर, वीडियो के ऊपर होता है वीडियो। तो भाई ये तो है ही नहीं कि ग्राम विकास अधिकारी के ऊपर है वो, मतलब आप वार्ड सभा कंट्रोल कर लेगी, नियंत्रण कर लेगी, सरकारी कर्मचारी होता है। अब ये भी है नहीं कि पुलिस कोई कांस्टेबल है वो बीट अधिकारी उसके ऊपर वार्ड सभा कंट्रोल कर लेगी क्या? ग्राम विकास अधिकारी के ऊपर नहीं, ये सरकारी कर्मचारी है, इनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। ग्राम विकास अधिकारी पर नियंत्रण नहीं होता इनका, ठीक है। वार्ड सभा का, वार्ड सभा छोड़ो, सरपंच का ही नहीं होता नियंत्रण, वार्ड सभा तो बहुत दूर की बात है। ये थोड़ा क्वेश्चन बाहर है। मैंने जब किताब लिखी थी तो मैंने सोचा कि इसको ऐड करूं, क्वेश्चन रह ही गया। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था और मुझे इसका बड़ा धोखा हुआ गया, इसको लेना चाहिए था, लेकिन कभी देखते हैं कि इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, फिर मैंने छोड़ दिया। बाकी पता था कभी पूछ भी लेंगे, लेकिन फिर भी इसको स्किप कर गया मैं। ठीक है भाई, जब यानी कि जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने की समय सीमा पूछ रखी है, 48 घंटे है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार है कौन आवश्यक होने पर पंचायत या पंचायत समिति के संकल्प को तुरंत निलंबित कर सकता है? जिला कलेक्टर। ये 2-3 क्वेश्चन आपको आउटबुक देखने को मिलेंगे। इसका मुझे भी पता नहीं है कि कौन मई 1949 में जयपुर में सामान्य सचिवालय के विभिन्न सेक्शनों के गठन के बारे में प्रस्ताव बनाने तो गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? वैसे मैंने समितियों की चर्चा कर रखी है अपने सामान्य सचिवालय विभाग में, लेकिन इसमें से कौन सी समिति थी इसका आंसर पता नहीं है। ये है भाई लगभग मैं आप सबके सामने 60 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये अपने इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था के थे। अगर आप काउंट करोगे तो आपको लगभग यानी कि 59-60 क्वेश्चन ये देखने को मिलेंगे।
इसमें आप ये मानोगे 12-13 क्वेश्चन आप डायरेक्ट आराम से छोड़ सकते हो। 12-13 नहीं करे तो 14 क्वेश्चन छोड़ दो, अरे छोड़ दो, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन छोड़ दो, फिर भी 45 क्वेश्चन तो सही करो। 45 क्वेश्चन तो ऐसा है जो डायरेक्ट लाइन टू लाइन है। देखो ना सर का मैं तो 2-3 क्वेश्चन और छोड़ांगा जो मतलब विचार के आधार पर बता रहे हो, 50-50 बता रहे हो, तो भी अगर ताने देखे तो 45 क्वेश्चन तो डायरेक्ट लाइन टू लाइन देखने मिलेगा। और ये एकदम छोटी छोटी किताब है, क्या है, भूगोल की 100 पेज की किताब है, कला की 90 पेज की किताब है, इतिहास की 60 पेज की